ये लोग हैं, ये लोकतंत्र राष्ट्र है और ये प्रजा के लिए बनी है। मुझे कभी नहीं लगा राजनीति एक इंसान के आम जीवन से अलग है। जी। पहली बात तो है, मैं कभी भी किसी काम का उसका फल के बारे में अपेक्षा नहीं करती, क्योंकि मैं भगवत गीता मानती हूँ। जो असत्य और अन्याय के मार्ग पे मेरे ऊपर दबाव डाला गया है, उस मुद्दों को मैं बाहर निकालूंगी। तो वही कह रही हूँ कि ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये न्याय का मुद्दा है। तो मैं अब उसके प्रति आवाज उठाऊंगी और उस पोलिंग बूथ एमआईएम के कॉर्पोरेटर के घर के अंदर था। नीचे पोलिंग बूथ, ऊपर कॉर्पोरेटर का घर है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और बातों बातों में इस नवभारत की विशेष श्रृंखला में आज हमारी मेहमान है माधवी लता जी। माधवी लता जी सुर्खियां जिस तरह से देश में बटोर रही है, आप जान सकते हैं कि एक फायर ब्रांड नेता है जी। हैदराबाद की सीट जो 1984 के से लेकर आज तक अवैसी परिवार से नहीं हटी, उनको टक्कर दे रही है आप। और राजनीति में बहुत पुरानी खिलाड़ी जिसे कह सकते हैं वैसी नहीं है। मैं एक ही बात कह सकती हूँ आपसे कि परिवार के सदस्य को ये अपनाने के लिए ये जागीर नहीं है। ये लोग हैं, ये लोकतंत्र राष्ट्र है और ये प्रजा के लिए बनी है। तो आज तक जिस मुद्दे पर ये लोग जीतते आए और कब्जा करते आए, अब आगे इसको हम होने नहीं देंगे। बस इतना ही। आप एक कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा आपने महिलाओं के लिए भी काफी काम किया है। क्या कभी सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी और पहला कदम भी जब रखूंगी तो एकदम ऐसे व्यक्ति से टक्कर दूंगी जो लगातार जीतते आए हैं? मुझे कभी नहीं लगा राजनीति एक इंसान के आम जीवन से अलग है। जी। मुझे राजनीति प्रजा के हित में काम करने का एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है। हाँ, थोड़ा सा अलग इसलिए है वो कि आज तक जिस प्रकार से मैंने समाज सेवा करते आई हूँ, तो लोगों ने मुझे जाना नहीं है। लेकिन जब मुझे एक टिकट दिया गया है, लोग जानने लग गए मुझे, जिसके वजह से एक शक्ति मिलती है। क्योंकि जब आप एक आवाज उठाते हो राजनीतिज्ञ के जैसे, सच्चाई के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, तब लोग जानने लग जाते हैं आपको। हाँ, ये मौका मुझे मिला है। नहीं तो मैं जो राजनीति में आने से पहले थी, मैं राजनीति में आने के बाद भी मैं वही हूँ। मुझे पता नहीं कोई अलग क्या है इसमें। सिर्फ एक ही व्यत्यास है कि इसके पहले मैं जितने भी काम कर रही थी, कर चुकी थी लोगों के हित में, उसका आवाज बाहर नहीं निकला, अभी बाहर आ गया है। आपने जब एक साक्षात्कार दिया तो प्रधानमंत्री जी ने उसको एक्स पर ट्वीट कर दिया और आपकी सराहना की। मैं दो बातें पूछना चाहती हूँ। क्या आपने ये अपेक्षा रखी थी? एक, दूसरा, कभी प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर आपकी मुलाकात हुई है और क्या थी पहली मुलाकात, अगर हुई है तो? पहली बात तो है, मैं कभी भी किसी काम का उसका फल के बारे में अपेक्षा नहीं करती, क्योंकि मैं भगवत गीता मानने वालों से मैं हूँ। भगवत गीता यही कहती है कि मैं अपना काम, अपना कर्तव्य, अपना कर्म करते निकल जाओ, इसका फल जो है वो मेरे पे छोड़ दो। और दूसरी बात, इस रजत शर्मा जी का जो आपकी अदालत कह रहे हैं जिसके बारे में, वो इंटरव्यू से पहले जब मुझे सीट मिला था, इस दौरान जब प्रधानमंत्री जी मल्काजिगिरी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बगल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए थे, तब उनका मुलाकात मुझे एक 20-25 सेकंड का हुआ था। जी, बस उतना ही। उसके अलावा मैंने प्रधानमंत्री जी से कभी मिली नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के कौन से वो राजनेता जो कि राष्ट्रीय राजनीति में है, उनसे आपकी कभी बातें होती रही? मुझे बड़ा ये लगता है कि आपको चुना गया और आपने जिस तरह से टक्कर दी है, तो कुछ न कुछ तो है। क्यों रहना चाहिए कुछ न कुछ? मतलब हमारे यहाँ एक समोसे नहीं, नहीं, हमारे यहाँ समोसे बेचने वाला लड़का के बेटा आईआईटी में सीट मार लिया है। जी।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि समोसा बेचने वाले के एक लड़के ने नहीं 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 आप किसी ना किसी नो, ट्यूशन उस पे तो तरह गए से नहीं कह रही होंगे हूँ मैं, किसी नहीं नहीं, मतलब मेरिट की बात मैं है। आपको जी, तुलना कर रही जी, हूँ सुनिए। आप यही नहीं कह सकते हो बच्चे से नहीं 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 आप कोई ना कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़े होंगे, आप कोई ट्यूशन लगाए होंगे, आपके पास पैसे होंगे, इसलिए आपने आईआईटी मारा। नहीं, वैसा ही किसी से मेरी जानकारी या मुलाकात की जरूरत नहीं है। अगर जो मोदी भाई वहां पे बैठे हैं प्रधानमंत्री के स्तर पर, उनका उद्देश्य है कि आम जनता से स्त्री शक्ति नारी शक्ति को चुनने के लिए वो कहीं से भी ले लेंगे उनको। और मैंने देखा जिस तरह से आपका प्रचार चल रहा था, जिस तरह से आपको एक तरह से लोगों से रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, तो कहीं न कहीं अम, आपके जो प्रतिद्वंदी है, उनको भी लगा कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है और आपको जीत का कितना भरोसा है? जीत का तो मुझे 100% भरोसा है, लेकिन मैं फिर से वही कहती हूँ कि मैंने अपना युद्ध किया है, अपना कर्तव्य निभाया है और इस कर्तव्य निभाते हुए जिस दौरान मैंने जो तकलीफों के सामना की है, जो असत्य और अन्याय के मार्ग पे मेरे ऊपर दबाव डाला गया है, उस मुद्दों को मैं बाहर निकालूंगी। उस मुद्दे पर फिर मैं आवाज उठाऊंगी क्योंकि कई सारे हमारे वोटर्स थे जो 30, 40, 20 साल से वहां रहने के जी, बावजूद भी उनके वोट्स निकाले गए हैं। तो अभी ये मेरे लिए मुद्दा सिर्फ चुनौती नहीं है। ये चुनौती के आड़ के पीछे कई सारे वो अन्याय जो मेरे मतदाताओं के तरफ हो रहे थे, जिनके मज़हब के नाम से कोई ताल्लुकात नहीं है। कई मुसलमानों के भी वोट्स निकाले गए हैं जो भाजपा को वोट डालना चाहते हैं। जी। कई हिंदू के भी वोट्स निकाले गए हैं। तो वही कह रही हूँ कि ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये न्याय का मुद्दा है। तो मैं अब उसके प्रति आवाज उठाऊंगी और मेरा हर मतदाताओं को न्याय दिलाकर ही रहूंगी। वो चाहे एक वोट का मसला हो, ये चाहे वो एक घर का मसला हो, ये बेरोजगारी का मसला हो, या पढ़ाई का मसला हो, या गरीबी का हो, जो भी हो। अब मैं हर मुद्दे पर जिस पर अन्याय हुआ है मेरे लोगों के लिए ठहरूंगी। आपने कहा कि मैंने फर्जीवाड़ा पकड़ा है वहाँ पर, तो क्या-क्या नज़र आया आपको जिस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा था? सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग जो नकाब रहता है, जी, कई सारी औरतें हैं जिनको नकाब खोलकर दिखाकर वोट डालने का ही दिलचस्पी है। ये गलत बात है ये कहने के लिए कि मुसलमान औरतों को नकाब निकालना पसंद नहीं है। दे आर वेरी ट्रूथफुल टुडे। हुँ, वो लोग जिनको सही मायने में वोट डालना है, उन सारे औरतों को पता है कि उनका फेस को, सूरत को दिखाना है, वो बड़ी शांति से दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो दिखाने लग जाएंगे तो फर्जी वोट नहीं होगी। इसीलिए वो ये दिमागी तौर पर एक खेल रचना चाहते हैं। और इसके अलावा मैंने रात में हुँ, तकरीबन 6, साढ़े 6 के टाइम पर दरवाजा बंद कर अंदर कई लोग रहकर जो रिगिंग मार रहे थे, वहां पे हमने अपने वीडियो से, अपने फोन से, मैं स्वयं जाकर, पुलिस बंदोबस्त कुछ नहीं था वहां पर, जी, मैंने वीडियो निकाली है हुँ, जहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं, कोई और लोग वहां पर एमआईएम के थे और उस पोलिंग बूथ एमआईएम के कॉर्पोरेटर के घर के अंदर था। नीचे पोलिंग बूथ, ऊपर कॉर्पोरेटर का घर है। हुँ। अब आप बताइए ऐसा भी कहीं पोलिंग बूथ हो सकता है? इलेक्शन कमीशन के जो दरमियान जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक कॉर्पोरेटर के घर में था, ग्राउंड फ्लोर में उसके घर में पोलिंग बूथ रखे, ऊपर कॉर्पोरेटर का घर था। ऐसा कई जगह पे कैमरास डिस्कनेक्ट किए गए हैं, कैमरास नहीं चल रहे थे, बंद कर दिए गए हैं। फिर रामनवमी का आपका धनुष बाण, वो भी एक विवाद खड़ा हुआ। अम, तो विवाद खड़ा करने वालों को कोई काम नहीं है। मैं बस यही कहूंगी, आप कुछ भी करो, अच्छा भी करो, विवाद निकालेंगे। वो लोग कितना भी गलत काम करो, उसको वो लोग ढक देंगे क्योंकि वहां पर किसी दूसरी पार्टी का, जो हमारे राज्य में दूसरी पार्टी का जो प्रशासन चल रहा है, इनकी और एमआईएम की बड़ी दोस्ती है। इतनी दोस्ती कि सच्चाई को दबाने की दोस्ती है,
झूठ को फैलाने की दोस्ती है इनमें, अन्याय को बढ़ाने की दोस्ती है इनमें। और मेरे जैसे हिम्मत करने वालों के ऊपर एफआईआर की फूलमाला जी। बरसाने की राजनीति चलती है वहां पर। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम डरने वालों में से नहीं है। उनको जो करना है करने दीजिए। जो सच को बाहर निकालना है हम निकाल कर ही रहेंगे। अब वहाँ चुनाव खत्म हो गए हैं, यहाँ अब महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में मैंने आपका भाषण देखा, वहाँ पे आपने सावरकर जी का ज़िक्र किया। आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे के जो असली जिसे वारसदार कहा जा सकता है, वो शिंदे जी है। तो ये सारी महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बारे में और यहाँ पे जो हो रहा है, उसके बारे में आप क्या राय थे? यहाँ पे भी आपको धनुष बाण तो अलग तरह से हाथ में लेना पड़ा था। क्योंकि शिवसेना का वो जो क्या बोलते हैं ना उसका सिंबल। सिंबल ही जी। धनुष बाण है। तो शिव जी का धनुष उठाकर ही रामचंद्र ने राम बाण डाले थे। तो राम और शंकर का एकता के बारे में धनुष और बाण के अलावा कुछ और सिंबल आप बोल ही नहीं सकते। तो मुझे यकीन है कि जिस सच्चाई की लड़ाई के लिए भाल ठाकरे साहब ने ठहरे थे, वो सच्चाई के लड़ाई में कहीं पे भी किसी से राजी होने का लड़ाई नहीं था। लेकिन आज हम सब देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि भाल ठाकरे साहब का सारे जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को लोग या जो इनके वारिस अपने बच्चे कहते हैं, वो लोग किस प्रकार से कांग्रेस से हाथ मिलाकर उससे दूर चले जा रहे हैं। समय है अभी महाराष्ट्र के सारे लोग जान जाएं कि उनको असली बाल साहब ठाकरे जी के उद्देश्यों से ठहरना है या उनके लड़के से ठहरना। फिर एक है कि 2019 में जब ट्रिपल तलाक वाली बात चल रही थी, आपने उस समय जिस तरह से आवाज़ उठाया, क्या मुस्लिम महिलाएँ कनेक्ट कर पा रही है अब भाजपा के साथ में? किस तरह से उन तक पहुँचना और उनको ये समझाना? मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, एक जी, औरत होने के नाते। जी, ये 7-8 साल पहले जब मैंने ट्रिपल तलाक के लिए मैं काम करी थी एक समाज सेविका बनकर, उस दिन भी मैंने आवाज़ एक स्त्री बनकर ही उठाया था। जी, इसमें एक इंसानियत थी, एक दर्द था, क्योंकि हम सब जानते हैं क्या हालत होती है एक औरत की जब उसको तुरंत तलाक 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 एक सेकंड में बोलकर आप उसको छोड़ देते हो, जो कुरान में नहीं है। क्या हालत होती हुई उस औरत का। एक औरत होने के नाते हम सब जानते हैं। जब इसका मुद्दा आया तो इसका हल निकाले अपने प्रधानमंत्री मोदी भाई, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को निकाल के फेंक दिया उन्होंने, ताकि हर मुसलमान बहन बेटी को अब ये शैतान बनकर नहीं सताएगा। अब मैं एक ही बात कहती हूँ, हर मुसलमान बहन से, उस बेटी से, माँ से, कि समय आ गया है आपको पहचानने के लिए कि इतने सालों से जिस प्रकार से कांग्रेस रहने दीजिए, कांग्रेस से जुड़े हुए गठबंधन में जितने भी पार्टीज हैं, एक बार भी जिन्होंने इस प्रकार से गौर नहीं किया आपके आंसू के लिए, आपके दर्द के लिए, आपके दुख के लिए। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे अपने पद पर, उन्होंने हर एक के लिए एक न्याय किया है, जैसे कि मुसलमान बहनों के लिए भी न्याय किया उन्होंने। तो उनको अभी समझना चाहिए उनका हित कहाँ है, उनको समझना चाहिए उनका भविष्य कहाँ है। उनको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी वो है जो मजहब का नाम से भी आगे निकल गए, सो महान पुरुष है, जो स्त्री के आंसू कभी भी कतई नहीं आने देते हैं और उसके लिए वो सिलेंडर तक दे सकते हैं, जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी करा सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आ सकते हैं, स्वावलंबन भारत के तहत कहीं लोन्स दिला सकते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी कर सकते हैं, मुद्रा लोन्स भी निकाल सकते हैं। वो एक परिष्कार है जहां हर बाधा का, हर मुद्दा का एक हल दिखाने वाला रास्ता और उज्जवल भारत को लेके जाने वाला रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी है।
अब की बार हर मुसलमान औरत को ये बात जानना पड़ेगा, उनको और ताकतवर बनाना पड़ेगा, ताकि कल कोई भी एक औरत के ऊपर जुल्म करने के लिए सोचना तक नहीं चाहिए। डर लगना चाहिए कि हम इस भारत देश का कोई भी औरत को, किसी भी मजहब की औरत को सिर्फ सम्मान करना है, मेरे को मर्यादा करना है, लेकिन उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको बदनसीबी में फेंकेंगे नहीं। तो आपको ये लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो भी स्कीम्स होगी, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा होगा, इसके चलते एक मोदी जी का साइलेंट वोटर है, जो एम फैक्टर, महिला फैक्टर, वो है जो बाहर निकलकर उनके लिए वोट करेगा, हर कम्युनिटी का? जब औरत ठान लेती है, वो बड़ी अक्लमंदी से अपना काम कर कर निकल जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो घर से निकलेंगे और मोदी जी को वोट भी डालेंगे। और इन सारे महिलाओं से मुझे एक ही बात कहना है, वैसे तो फतवे गाय ना खाने के भी निकले हैं, जी। लेकिन आप तो गाय अभी भी खा रहे हो ना, कट रहा है ना गाय, तो क्या फायदा हुआ उस फतवे का? फतवे बोगस वोट ना डालने के भी निकले हैं, अभी भी तो बोगस वोट डाल रहे हैं ना लोग। तो सतर्क रहना। जिन जिन फतवे निकले हैं आज तक गलत काम ना करने का, पार्टियों ने जो कांग्रेस के तरफ है, सारे फतवों को बाहर बाजू फेंक कर गलत काम कर रहे आज भी। अगर कोई ऐसे फतवा निकालते हैं, सतर्क रहना। ये फतवा, गलत फतवे कहीं पे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छे फतवे का कदर नहीं है इस देश में। मैं इसलिए कहती हूँ, हर एक वोट जो मोदी भाई के लिए जाएगा, वो एक उज्जवल भारत और सबका साथ सबका विकास को लेके जाने वाला भारत को बनाएगा। और इस वोट को रोकने का कोई फतवा का कोई मायना नहीं रखता, और वैसा फतवा निकालना है कानूनी तौर पर गलत बात है, नहीं निकलवाना चाहिए। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ मेरे सारे बहनों से, कोई भी मजहब के रहने दीजिए, आप कोई जात पात का रहने दीजिए, हम मोदी भाई को और एक शक्तिवान बनाना चाहिए, इससे भी अधिक अधिक अधिक। तब जाकर मेरे जैसे लोग जब बाहर निकलते हैं अपनी आवाज को लेकर न्याय के प्रति, वही आवाज आपके लिए शक्ति बनेगा और हम सब मिलकर आपको न्याय दिला पाएंगे। अन्याय को हटाने के लिए न्याय को जिताना पड़ेगा, वही न्याय मोदी भाई है, भाजपा पार्टी है। आप चुनाव के नतीजे के बाद में चुन के आती है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए प्राथमिकताएं क्या है? 5। कई लोगों को आवास नहीं है, घर बनाना है, जिसके अंदर पसमंदे भी आएंगे, गरीब लोग आएंगे, दलित भी आएंगे, SC ST के कई प्रकार के लोग, और आर्थिक स्तर पर जो गरीब है। दूसरा होगा बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगारी, अनपढ़ लोगों का बेरोजगारी। सो पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगारी को हम हल करेंगे, उनके जिस प्रकार से नौकरी चाहिए उस प्रकार के नौकरियों लेके आकर, अगर चाहिए तो उसका ट्रेनिंग भी दिला देंगे। और अनपढ़ लोगों का बेरोजगारी हम हल करेंगे हुनर सिखाकर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाकर। प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिसके अंदर हम चंद लोगों को इकट्ठा कर कर भी एक नया कॉटेज इंडस्ट्री रेंज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रेंज कर सकते हैं। अभी तीसरा हुआ है स्वस्थ, बस्ती दवाखाना खुलवाकर जी। हम ऐसा स्वास्थ्य को उन तक फ्री में लेके जाना चाहते हैं, गरीबों के लिए। चौथा, डेवलपमेंट, फ्लाईओवर्स, रेल फैसिलिटीज, मेट्रोस, इस प्रकार के कई सुविधाएं देना चाहते हैं, जिसके वजह से इंटरनली हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी कनेक्ट हो जाए। और पांचवा ये है, हम वहां पर कई मॉल्स और ईट स्ट्रीट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि हैदराबाद एक छोटा सा भारत है, वहां पे यूपी के लोग रहते हैं, राजस्थानी के रहते हैं, गुजराती है, मराठा है, कन्नड़ा है, तमिल है, मध्य प्रदेश है, बिहारी है,
ऐसे तमिल है, ऐसा 18 प्रकार के भाषा बोलने वाले हैं। हैदराबाद सिर्फ बिरयानी से जाना जाता है, नहीं, वहाँ पे ढोकले भी मस्त बनते हैं, कचौरी भी मस्त बनती है, डोसा बहुत अच्छी बनती है, छोले भटूरे बहुत अच्छे बनते रास्ते की हैं, जलेबी अच्छी है। जलेबी बहुत अच्छी बनती है, सेव बहुत बढ़िया बनता है, वहाँ पे चुड़वा बहुत अच्छा बनता है, बहुत प्रकार के खाने हैं, गपचुप क्या बोलते हैं, रगड़ा, आप वहां जाएंगे तो फंस जाएंगे खाते खाते खाते। जी। लेकिन इसका सही मायने पर सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो हम ऐसे स्ट्रीट्स बनाएंगे ताकि जो आईटी वाले हैं महीने को तकरीबन गच्चीबोली जो हमारे आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल। अलग जगह पे है, वहां पे तकरीबन हर महीना 10,000 करोड़ लोग वहां के खर्च करते हैं अपने निजी जीवन पे। अगर वहां से 5% भी हमारे तरफ एकत्रित हो जाए तो हम 500 करोड़ की बात कर रहे हैं हर महीने। बताइए अब कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या चाहिए इससे ज्यादा। तो हम हर प्रकार का विकास देख रहे हैं, ये है हमारा जो हम देना चाहते हैं, खास कर लड़की के लिए। वहाँ पे लड़की बहुत पीछे है, लड़की किसी के घर पे घर की हो सकती है, लड़की को सम्मान, लड़की को विश्वास, हिम्मत देना चाहते हैं हम आगे बढ़ने के लिए। चुनाव का 5वां चरण अभी खत्म हो जाएगा और बाकी 2 चरण बचे हैं। महाराष्ट्र के बाद में माधवी जी कहाँ-कहाँ जा रही है? ज्यादा तो मुझे पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं इतना टेंशन लेने वालों में से नहीं जी, हूँ। जी। यहाँ से तो मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, अब दिल्ली के बाद कहाँ जाऊंगी, हमारा वहाँ के अध्यक्ष बताएंगे हमको, आगे बढ़ेंगे फिर वहां से। चुनाव के बहुत व्यस्त समय है, इसके बावजूद आपने नवभारत के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे एक बहुत लंबा साक्षात्कार अच्छी तरह से भी करना है, ये आपसे वादा चाहती हूँ। तो माधवी जी हमसे बात कर रही थी और इसके बाद में इनका काफ़ी व्यस्त समय रहने वाला है, इसके बावजूद इन्होंने हमको समय दिया, बहुत-बहुत इनके आभारी है। आप आपके कमेंट्स जो है इस साक्षात्कार के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिएगा और आपके सुझाव होंगे वो हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। नमस्कार।